हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस मेंटर पर। आज हम अपनी इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट चैप्टर को कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितनी भी थ्योरी, जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सभी को हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो इन दो वीडियो में हमारा कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट कवर हो जाएगा। इस वीडियो में हम थ्योरी को कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम PYQ को कवर करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है होम साइंस का, जहाँ से आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारे होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन वाले चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक कार्बोहाइड्रेट को। देखिए, सबसे पहले हम फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो क्या है एंड माइक्रो क्या है? मैक्रो का मतलब होता है संख्या में ज़्यादा, यानी ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कि कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो इन तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि ये तीनों जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। कौन क्या क्या? कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट्स। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल बताएं, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। माइक्रो का मतलब होता है कम, जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पर वह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। उसे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है विटामिन एंड खनिज लवण। तो माइक्रो क्या है एंड मैक्रो क्या है, इनके साथ साथ आपको इन दोनों के एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्ब्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कार्ब्स को पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट क्या है और ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और ये हमारे शरीर में किस प्रकार पहुंचता है, वह कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर हम ओवरऑल बॉडी की बात करते हैं तो हमें 55 से लेकर 65% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। तो हुई ना संख्या में सबसे ज़्यादा। तो कार्बोज हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमारे भोजन में 55 से लेकर 65% तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जो कार्बोज हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर में ऊर्जा को बनाए रखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वह कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण किस तरह से होता है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है। तो इसका जो प्रोसेस है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण का, उसे भी हम पढ़ेंगे। देखिए, कार्बोज युक्त पदार्थ ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पेड़ पौधों में निर्माण ये प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, और पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, वो भी हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होता है। तो जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तब जाकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अगर हम कहें तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का जन्म होता है, जो कि
पेड़ पौधों के अंदर स्टोर रहते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर ये कैसे स्टोर रहेंगे, देखिए जब कार्बोहाइड्रेट का पेड़ पौधों में निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है, ठीक है, तब क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं वो अपने अंदर यानी अपनी जो पेड़ पौधे की बॉडी होती है उसके अंदर ये तने के अंदर सेल्यूलोज के रूप में कार्बोज को जमा कर लेते हैं। किसके अंदर? सेल्यूलोज के रूप में कार्बोज को जमा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किया गया है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बताई गई है। पानी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णन जब मिलते हैं तब जाकर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखने हैं, साथ ही साथ इनके जो नंबर दिए गए हैं ये भी आप माइंड में रखें। 6O2 मिलकर प्लस 6H2O मिलकर C6H12O6 जिसे हम कार्बोस कहते हैं और प्लस में 6 ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इन दोनों के नंबर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने अणु कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। बाकी इसे अभी हम डिटेल में इसकी रासायनिक संरचना के अंदर इसे पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो कार्बोज है वो पेड़ पौधों में उसका निर्माण हुआ कैसे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या केवल मनुष्य को ही ऊर्जा देता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के साथ साथ यह पेड़ पौधों को भी ऊर्जा देता है क्योंकि जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के अंदर ग्लूकोज के रूप में जाकर उसे ऊर्जा देता है उसी तरह से यह पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च के रूप में होकर पेड़ पौधों को ऊर्जा देता है। तो किस रूप में पेड़ पौधों को ऊर्जा देता है? यह स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में जमा रहता है। पेड़ पौधों में ये फूल, फल, जड़, बीज में यह कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है जबकि तने में ये सेलुलोज के रूप में जमा रहता है, ठीक है। तो ये सभी हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है पेड़ पौधों के अंदर और पेड़ पौधों के अंदर किस रूप में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कार्बोज की प्राप्ति के साधन क्या क्या होते हैं। देखिए जब हम अभी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ही जन्म प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधों में होगा तो पेड़ पौधे ही तो कार्बोज की प्राप्ति का मुख्य साधन होंगे। राइट बात है ना कि पेड़ पौधे ही कार्बोज की प्राप्ति का मुख्य साधन होंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जन्म ही पेड़ पौधों में हुआ है। तो पेड़ पौधों में अगर हम अनाज में बात करें तो गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का, राई, जौ और जैसे कि दालें भी होती हैं, कुछ शक्कर, गुड़, बूरा, शहद, इन सभी में कार्बोज पाया जाता है। इसके साथ कुछ सब्जियां भी हैं जैसे कि आलू के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शकरकंद में भी, जिमीकंद, अरवी, चुकंदर, साथ ही साथ सूखे फल जैसे कि किशमिश, अंजीर, मुनक्खा, खजूर, सेब, नाशपाती, आम, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर, ये सभी कार्बोज प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं। अब आप कहोगे मैम इतने सारे नाम हम कैसे याद रखें? आपको इतने सब नाम याद नहीं रखने, बस आपको कीवर्ड के रूप में इतना ध्यान रखना है कि कार्बोज की प्राप्ति हमें पेड़ पौधों से होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोज का रासायनिक संगठन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट किन किन कंपोजिशन से मिलकर बना होता है? क्योंकि हमने ये तो जाना कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस प्रकार हुआ, अब हमें ये भी तो पढ़ना है कि कार्बोज के अंदर क्या रासायनिक संरचना है, कार्बोज के अंदर ऐसे क्या है जो कि हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो इसे चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए कार्बोज क्या है? कार्बोज एक यौगिक है, इसकी आधारीय रचनात्मक इकाई फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है शुगर। अगर आपको ऑप्शन में शुगर ना देकर आपको ग्लूकोज दिया हो तो आपको ग्लूकोज को टिक करना है क्योंकि कार्बोज की जो सबसे सरलतम इकाई होती है वो है ग्लूकोज और साथ ही कार्बोज की जो फंक्शनल यूनिट है वो है शर्करा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अब देखें जो हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं C6H12O6 यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीन एलिमेंट हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ ही साथ आपको इनके नंबर को भी ध्यान रखना है, C6H12 और O6।
ठीक है। देखिए अगर हम इसे रेशियो में और कन्वर्ट करें यानी हम इसे और छोटा कर सकते हैं तो हम काटेंगे 6 के टेबल से। 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 वन जा 6। तो हमने देखा कि ये जो सबसे छोटी इकाई में टूटेंगे वो है कार्बन के 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। ठीक है, क्या देखा आपने? देखा कि कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु। जब हमने इसे काटा तो हमारे पास आता है 1:2:1, जिसके अंदर 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, आपको क्या कॉमन मिलता है। देखिए इस स्ट्रक्चर में आप इतना अगर आप नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जल का फॉर्मूला। जो देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2O। अब आप देखें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी 2 है, ऑक्सीजन जो है वो भी 1 है। सेम यहाँ पर क्या है जल के रासायनिक सूत्र में, वो होता है H है 2, O है 1। मीन्स हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जो कार्बोस के अंदर H और O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये सेम के सेम ये जल की तरह कार्य करता है, यानी यह जल की तरह इसमें पाया जाता है। कार्बोज में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन ठीक उसी अनुपात में होता है जैसे कि जल में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात किसकी तरह होता है, तो आपको बताना है ये जल की अनुपात की तरह होता है। ठीक है, देखिए अब अगर हमारे शरीर में कार्बोज पहुंच गया, माना हमने गेहूं खाया, आलू खाया, तो हमारे शरीर में क्या हुआ, हमारे शरीर में कार्बोज पहुंच गया। अब हमने माना हमारे शरीर में 1 ग्राम कार्बोज गया, कितना गया, 1 ग्राम गया। अब जब हमारी बॉडी में कार्बोज गया तो वो जटिल रूप में भी जा सकता है और ये सरल रूप में भी जा सकता है। ठीक है, हमारी बॉडी में कार्बोज गया, पहुंच गया, सेल तक पहुंच गया, मानो सेल तक पहुंच गया। अब सेल में क्या हुआ, सेल में जाकर वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट हुआ, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिली। जब वो एटीपी के रूप में कन्वर्ट हुआ तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इस पीपीटी में इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका रेशियो याद रखना है, C6H12O6, और इसे अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो C1H2 और O1 आता है। साथ ही साथ इसकी रचनात्मक इकाई, हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें कार्बोज से मिलती है और ये किसके सिमिलर होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जल के सिमिलर होता है। तो इतने पैराग्राफ में आपको इतना सब कुछ याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जब कार्बोहाइड्रेट के अणुओं में शर्करा की 1 इकाई होती है, शर्करा की कितनी इकाई, जब 1 इकाई होती है तो इसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। और जब भोजन में 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं एक की जगह, अब हमने 2 मोनोसैकेराइड मिलाए, तब निर्माण होता है डाइसैकेराइड का। किसका, डाइसैकेराइड का। जब भोजन में 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मिलते हैं, मीन्स 3 या फिर 3 से ज़्यादा जब मोनोसैकेराइड मिलते हैं, तब निर्माण होता है पॉलीसैकेराइड का। किसका, पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, तो क्या जाना हमने यहाँ पर, जाना जब 1 अणु शर्करा की मिली, किसकी मिली, 1 अणु शर्करा की मिली तो निर्माण हुआ है मोनोसैकेराइड का। जब 2 मोनोसैकेराइड मिले, क्योंकि मोनोसैकेराइड जो है ये सबसे छोटी सरलतम इकाई है, मोनोसैकेराइड के अंदर ही आपको ग्लूकोज मिलता है जो कि सबसे सरलतम इकाई है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अलावा किसी और रूप में नहीं टूटता। जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं वो सभी जाकर ग्लूकोज में टूटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई होती है ग्लूकोज। इसलिए कहा जाता है कि 1 अणु को मिलने से मोनोसैकेराइड बनता है। और मोनोसैकेराइड अगर हम खाएंगे, मोनोसैकेराइड क्या है इसे हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम मोनोसैकेराइड खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में जल्द ही पच जाते हैं, इनका पाचन हमारी बॉडी में जल्द होकर ये एकदम ब्लड में घुल जाते हैं।
जबकि जो डाइसैकेराइड होते हैं वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने, यानी ये थोड़ा जटिल हो गए, मीन्स कॉम्प्लेक्स हो गए थोड़े से। पर ये दोनों किसके अंदर आते हैं, ये दोनों आते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो जब 2 मोनोसैकेराइड मिले तो ये क्या बना, ये बना डाइसैकेराइड। जब 2 या 2 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो ये बनता है पॉलीसैकेराइड, जो कि बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसका आसानी से हमारी बॉडी में पाचन नहीं होता। किसका, पॉलीसैकेराइड का। तो इतना आप समझ गए होंगे। आगे अभी हम इनका जो चार्ट आता है, जो इसका वर्गीकरण करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन आदि पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। इन एग्जाम्पल को आपको याद करना है, रटना है, अच्छे से समझना भी है इन्हें। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल हैं आपके पॉलीसैकेराइड के, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये सभी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है। पहला है भौतिक विशेषता के आधार पर। किस आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर हमने इसे 2 टाइप में डिवाइड किया है, शुगर और नॉन शुगर। और जो इसका दूसरा वर्गीकरण है वो है रासायनिक विशेषता के आधार पर, जिसमें कि हमने कार्बोस को 3 भागों में डिवाइड किया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ठीक है। फिर इनके आगे सब पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम ओवरऑल कहें तो हमने कार्बोस के वर्गीकरण को 2 टाइप में डिवाइड किया, भौतिक विशेषताओं के आधार पर एंड रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोस का वर्गीकरण। तो भौतिक विशेषता के आधार पर पहला है शुगर। तो अब हम शुगर को पढ़ेंगे, फिर हम नॉन शुगर को पढ़ेंगे। देखिए शुगर को जो आपके किचन में चीनी रखी है, आप उससे कंपेयर करना। शुगर को जो आपके किचन में चीनी रखी है, आप उससे कंपेयर करना। तो देखिए आप बताएं, जो आपके किचन में चीनी रखी है वो टेस्ट में कैसी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, कैसी है बताएं। जो आपके किचन में चीनी रखी है वो मीठी ही है ना, सबके किचन में मीठी चीनी रखी है, तो वो कैसी होती है, वो स्वाद में होती है मीठी। तो शुगर कैसी होती है, शुगर होती है मीठी। अब बताएं, जो किचन में चीनी रखी है क्या वो दाने के रूप में है या पाउडर के रूप में है, बताएं। वो दाने के रूप में है या फिर पाउडर के रूप में है, वो दाने के रूप में है, मीन्स वो रवेदार है, वो दानेदार है। और फिर बताएं, जब आप नींबू पानी बनाते हो तो उसके अंदर चीनी घुल जाती है या फिर रह जाती है, बताएं। जब आप उसे अच्छे से घोलते हो तो पूरी चीनी घुल जाती है। तो जो शुगर होती है ना वो जल में घुलनशील होती हैं। कैसी होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं। और बताएं आप देखें, जो शुगर होती है, जो चीनी होती है, वो किस किस से बनती है, वो गुड़ से भी बनती है, गन्ने से भी बनती है, यानी ये प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान है। किस किस में पाई जाती है शुगर, ये फल के अंदर, क्योंकि फल मीठे भी होते हैं, सब्जियों के अंदर भी पाई जाती हैं, कुछ सब्जियां मीठी भी होती हैं, सब्जियों के अंदर हमें मीठापन भी मिलता है। साथ ही साथ ये शहद, गुड़, शक्कर आदि से प्राप्त होती हैं। तो ये जाना हमने शुगर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शर्करा की विशेषताएं ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी विशेषताएं एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। ये स्वाद में मीठी होती हैं, सही बात है। दानेदार होती हैं, बिल्कुल। घुलनशील होती हैं, यस। प्रकृति में व्यापक रूप से होती हैं, यस, क्योंकि ये प्रकृति में काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। साथ ही साथ ये फल, सब्जी, शहद, गुड़ आदि में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी शर्करा जो है वो कवर हुआ है। देखिए जो शुगर का अपोजिट कर दें आप, अगर हम शुगर का अपोजिट करेंगे तो हमें नॉन शुगर मिलेगी। क्या मिलेगी, नॉन शुगर, ठीक है। तो जितनी भी विशेषताएं शुगर की हैं उसका आप अपोजिट कर दें तो वो आ जाएगा नॉन शुगर के अंदर, मीन्स अशर्करा के अंदर। देखें ये स्वाद में मीठी होती हैं, ठीक है, तो ये स्वाद रहित होती हैं। स्वाद में मीठी होती हैं शुगर, और जबकि जो नॉन शुगर होती हैं वो स्वाद रहित होती हैं, ठीक है। ये हो गया इसका। जो शुगर होती हैं वो दाने के रूप में होती हैं, बिल्कुल हमने पढ़ा था शुगर दाने के रूप में होती हैं। जबकि इसका अपोजिट करेंगे तो जो नॉन शुगर है वो पाउडर के रूप में होती है।
फिर कहा गया है जो शुगर होती हैं वो जल में घुलनशील होती हैं, जबकि अगर हम घुलनशील का अपोजिट करेंगे तो वो होता है अघुलनशील। तो जो नॉन शुगर है वो जल में अघुलनशील होते हैं और पानी में ये है जेली के रूप में होती हैं। ठीक है, तो ये था शुगर और नॉन शुगर का यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि शुगर क्या है और नॉन शुगर क्या है। ठीक है, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।